तो यहाँ पे जो है आपकी क्या है, एंथैल्पी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज डिफाइंड एज H इज इक्वल टू U प्लस पी वी। ये जो है ये आपके थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ हैं, सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको पता होनी चाहिए सारे के सारे फॉर्मूले, जैसा कि मैं पहले भी आपको ग्रुप में मैसेज करके बता चुकी हूँ। अगर ये चीज़ें नहीं आती तो आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें आपको पहले ही पता होनी चाहिए जो कि आप पढ़ चुके हो। फिर भी जितना मेरे से हो पा रहा है, मैं देखो यहाँ पर ये डेफिनेशंस वगैरह सारी की सारी एक्सप्लेन कर रही हूँ, टर्म वाइज आपकी बुक्स में नहीं है ये एक्सप्लेन्ड, बट मैं कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या है, जो हमने अभी इक्वेशन 12 की थी ये वाली, बस इसका ही यूज़ होगा। एंथैल्पी का आपका फॉर्मूला ये है, बस यहाँ से U की जो आपकी वैल्यू आती है ये यहाँ पर आपको पुट करनी है, बस ये कर दो आप। तो ये आपकी जो है क्या आ जाएगी, एंथैल्पी और पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, किसके लिए, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो ये इस तरह से आपकी आ जाएगी। और एक और चीज़, यहाँ पे जो पीवी है, पीवी अगर आइडियल गैस की बात करते हैं तो किसके इक्वल आता है, फॉर 1 मोल के लिए आरटी के इक्वल आता है, तो पीवी को भी आप कन्वर्ट कर देंगे आरटी से। आप यहाँ से इसको कॉमन लेकर भी कर सकते हो, अगर करना है, तो नहीं करना है तो रहने देना, इस तरह से भी छोड़ सकते हो इस इक्वेशन को। नेक्स्ट आपका आता है हीट कैपेसिटी, CV एंड CP एंड पार्टीशन फंक्शन। CV और CP का यहाँ पर मतलब क्या है, आपका हीट कैपेसिटी जो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम या फिर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये देखो हीट कैपेसिटी होती क्या है, ये अमाउंट ऑफ हीट होती है जो कि हम सप्लाई करते हैं एक गिवन मास में, किस चीज़ के लिए, टू प्रोड्यूस अ यूनिट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। मतलब हिंदी में एक बार थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये मान लो आपका सिस्टम है एक, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हीट आपकी दे रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं, इतनी हम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे कि आपका एक यूनिट चेंज आ जाए, किसका, टेम्परेचर का, टेम्परेचर का 1 यूनिट चेंज हो जाए। तो ये आपकी क्या है, हीट कैपेसिटी, और ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि अमाउंट पे डिपेंड करती है आपकी। तो यहाँ से अगर मैं CV की बात करती हूँ, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूँ, तो ये इस तरह से आपका फॉर्मूला होता है। प्लीज़ अभी भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपके थर्मोडायनेमिक के जितने भी फॉर्मूले हैं प्लीज़ उन्हें याद कर लें। तो यहाँ से आपकी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 15 आ गई है। अब वही सेम चीज़ें हैं, देखो आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, तो आप ये फर्स्ट वाला ज़रूर कर लेना, यहाँ से ये U की वैल्यू लगभग सभी में आपकी यूज़ होगी आगे। तो वही हमने किया है, इक्वेशन नंबर जो 12 थी आपकी, वो हमने किस में, आपकी हीट कैपेसिटी वाली टर्म में पुट कर दिया है। ये देखो CV इज इक्वल टू ये टर्म, यहाँ से हमने क्या किया है, जस्ट U की वैल्यू जो आपकी इक्वेशन नंबर 12 में आई थी, जो फर्स्ट हमने उसमें टर्म में की थी, वो बस आपको यहाँ पर पुट कर देनी है। अब इसको पुट कर दो यहाँ पर, उसके बाद पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर दो इसका, विद रिस्पेक्ट टू T कर दो इसको। तो इस तरह से आपको इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देना है, और आपकी जो टर्म आएगी वो इस तरह से आ जाएगी, इसको लिख दो, ये आपकी इक्वेशन नंबर 16 हो गई है। बाय द डेफिनेशन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, अभी हमने किस पे किया था, कांस्टेंट वॉल्यूम CV निकाला है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, CP की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी ये चेंज हो जाती है हीट कैपेसिटी की जो फॉर्मूला है, पार्शियल H बाय में पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमने क्या किया, जस्ट आपकी जो H की जो वैल्यू है वो इसमें क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। और H की वैल्यू आपकी कहाँ से आएगी, ये जो सेकंड टॉपिक हमने किया था एंथैल्पी वाला, यहाँ से H की जो वैल्यू आती है इक्वेशन नंबर 14, ये आपको यहाँ पर पुट कर देनी है। तो आप जब यहाँ पर इसको पुट कर दोगे तो ये आपकी इस तरह से आ जाएगी इक्वेशन। तो ये जस्ट इतने सिंपल सी चीज़ें हैं, एक कर लोगे तो दूसरा तीसरा चौथा आपका अपने आप होता जाएगा। नेक्स्ट जो आता है आपका एंट्रोपी एंड पार्टीशन फंक्शन आता है। एंट्रोपी एंड पार्टीशन फंक्शन के बारे में, दोनों के बारे में आप पढ़ चुके हो। एंट्रोपी आपको पता है क्या होती है,
पार्टीशन फंक्शन आपको पता है क्या होता है, और ये जो यहाँ पर पार्टीशन फंक्शन लिया गया है ये दूसरे वाला लिया गया है जो हमने एक तरीके से जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किया था उसमें सेकंड मेथड जो था उसका यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, द एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टेट आर रिलेटेड बाय बोल्ट्जमैन प्लैंक इक्वेशन। तो ये आपको पता है। अगर मैं एंट्रोपी और पार्टीशन फंक्शन की बात करती हूँ तो लेक्चर 4 में आपने ये चीज़ पढ़ी है कि एस किसके इक्वल है, के नेचुरल लॉग थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू के इक्वल। तो यहाँ से इक्वेशन आ गया हमारे पास, ये 18 है हमारे पास इक्वेशन। आगे हम क्या कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी फॉर एन आइडियल गैस। अगर मैं आइडियल गैस के लिए बात करूँ तो ये इक्वेशन होती है। तो इक्वेशन नंबर 19 ये आ गई आपकी। उसके बाद देखो अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ये n पार्टिकल्स की है आपकी, n फैक्टोरियल यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या है, आपके पॉसिबल वेज हैं सारे के सारे, बट यहाँ पर हमने क्या नहीं कर रखा, बाय में एक और n से n फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं कर रखा, मतलब टोटल से डिवाइड नहीं कर रखा। तो आगे जो हम कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल है, अलग अलग हम कर सकते हैं, तो उसके n पार्टिकल्स के लिए हमें n फैक्टोरियल से और डिवाइड करना पड़ेगा। यानी जो ऊपर वाली जो टर्म है हमारे पास ये क्या आ रही है आपकी, नंबर ऑफ वेज आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देख लेना, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि n आपका फैक्टोरियल कहाँ से आया। ऊपर क्या होता है आपका नंबर ऑफ वेज होते हैं और नीचे क्या होता है टोटल नंबर ऑफ, ठीक है ना, बाय में फैक्टोरियल होते हैं उसके। तो आप एक बार फॉर्मूला देख लेना या फिर मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बुक से आपके ले रही हूँ, मॉडर्न्स की बुक है। ये देखिए इस तरह से n नॉट बाय में ये इस तरह से आपकी आती है प्रोबेबिलिटी। जस्ट उसी का हमने यूज़ किया है हम यहाँ पर, बस डिस्टिंग्विशेबिलिटी ऑफ n पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम हमने ले लिया, तो डिवाइड किया हमने n फैक्टोरियल से। तो आगे आपको क्या करना है, ये आ गया है आपका, तो ये क्या होगा, कट जाएगा आपका, ठीक है। कटने के बाद आपके पास क्या टर्म रह जाती है, ये रह जाती है। ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, देखो एक होता है हमारे पास सम्मेशन इस तरह का, ये एडिशन के लिए यूज़ होता है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए कंफ्यूज मत होना। तो ये क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन, एक तरीके से सम्मेशन हो गया जिसमें हम लॉन्ग मल्टीप्लाई करते हैं। एक लॉन्ग एडिशन हो गई, एक लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन हो गई। तो लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन के लिए ये है, लॉन्ग एडिशन के लिए ये है n पार्टिकल के। उसके बाद हमने क्या किया, इस इक्वेशन का लॉग ले लिया दोनों साइड, तो ये इस तरह से आपका लॉग आ गया। लॉग की जब आ गई और आपके पास फैक्टोरियल भी आ गया, तो हम ऐसे सिचुएशन में कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, स्टर्लिंग मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 21 जो आती है आपकी, अब देखो दोनों के साइड लॉग जो हमने अप्लाई किया है, अगर मैं इस पे लॉग अप्लाई करने की बात करती हूँ तो लॉग सॉल्व करना तो आता होगा, लॉग की प्रॉपर्टीज़ तो आती होंगी। ये आगे आ जाएगा यहाँ पर ln नेचुरल लॉग और जी आए आपका माइनस में, ये वाली टर्म आपकी आ जाएगी। तो प्लीज़ ये लॉग की छोटी मोटी सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आती है तो आप मेरे को पर्सनली बता देना, मैं एक बार और आपको क्लास में समझा दूँगी। उसके बाद जस्ट आपका स्टर्लिंग मेथड अप्लाई किया गया है यहाँ पर। तो ये इस तरह से आपका स्टर्लिंग मेथड अप्लाई हो गया है, किस पर, इस पर आपका स्टर्लिंग मेथड अप्लाई कर दिया गया है। यहाँ से आपको पता है कि समीशन एन आई की वैल्यू क्या होती है, n होती है, तो डायरेक्ट n लिख दी, ये वाली वैल्यू आ गई आपकी, ये यहाँ पर ये वाली वैल्यू है। उस इक्वेशन को वहीं पर छोड़ते हुए आगे जो हमने करना है वो क्या है, हम एक और इक्वेशन ले रहे हैं रेफरेंस में, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। वही सेम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हमने इक्वेशन ले ली है, इसको इक्वेशन नंबर 24 दे दिया गया है। अब यहाँ से ये जो एन आई की वैल्यू है ये हमने सेकेंड टर्म में पुट करनी है आपके। मैं बता देती हूँ कौन सी टर्म है आपकी, ये वाली जो आपकी सेकंड टर्म है, ये जो एन आई है आपको यहाँ पर पुट करनी है। कौन सी वैल्यू पुट करनी है आपको, आपके डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वाली जो है, यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी सारी की सारी। उसके आगे यहाँ पर क्या है आपकी ये टर्म ऐसे की ऐसी आती है, इस वाली टर्म को सिर्फ सॉल्व करके यहाँ पर लिखा गया है। इसको यहाँ से यहाँ तक किस तरह से सॉल्व किया गया है वो एक बार बता देती हूँ आपको सिंप्लीफाई करके। ये आपकी ये वाली टर्म है,
इसको यहाँ पर माइनस ले लिया गया, इसका सिर्फ लॉग सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं है, वही लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं। ni log n बाई में q अलग आ गया, मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस वाली टर्म्स आएंगी, इस तरह से अलग अलग हो जाएंगी। n बाई क्यू आ जाएगा एक बार लॉग के साथ, एक बार जी आई आ जाएगा और एक बार लॉग के साथ एक्सपोनेंशियल वाली आ जाएगी, इस तरह से। तो ये सारी की सारी आपकी आ जाएंगी। अगर आप लॉग को इससे इस तरह से लिखोगे तो ये सेम ही है, बट अगर आप एक्सपोनेंशियल की बात करो तो उसमें क्या हो जाता है, लॉग और एक्सपोनेंशियल कट जाता है आपस में, तो सिर्फ पावर पावर आ जाएगी और पावर क्या आपके माइनस में, इसलिए माइनस साइन आया है। उसके बाद आपका क्या किया गया है, ये जो माइनस है ये अंदर भेज दिया, साइन चेंज हो जाएंगे। उसके बाद आपका क्या किया गया है, q बाई एन कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया, इसका साइन चला जाएगा, तो ये आपका क्या आ गया, तो यहाँ से आपके क्या आ गई, इस तरह से इक्वेशन आ गई जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, ये सॉल्व करी हुई है। डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे, बट फिर मुझे लगा कि शायद आपको ना समझ में आए या फिर किसी को कन्फ्यूज़न भी हो सकती है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया है और ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ आपकी लिख दी है जो यहाँ पर यूज़ हुई हैं। तो अगर किसी को इसमें भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ ये लॉग की प्रॉपर्टी देख लेना और ख़ुद सॉल्व करके देख लेना, आपका आ जाएगा। उसके बाद जब सिंप्लीफाई हो जाती है सारी के सारी इक्वेशन, मतलब आपकी जो ये वाली इक्वेशन है ये सॉल्व करके जो ये वाली आती है, फिर उसके बाद जो कॉमन टर्म्स आएंगी, मतलब जो माइनस प्लस में आएंगी वो आपके कट जाएंगी और जो बचेंगी वो यहाँ पर ये लिखी हुई हैं। तो आपके नेचुरल लॉग ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W इज इक्वल टू ये आपकी टर्म बच जाती है, जिससे कि इक्वेशन नंबर 25 बोल दिया गया है। उसके बाद आपकी जो Ni और EI जो टर्म है उसको टोटल एनर्जी बोला गया है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब हमने ये वाला कॉन्सेप्ट किया था इंटरनल एनर्जी एंड पार्टीशन फंक्शन वाला। इसमें हमने देखो ये यहाँ पर ये वाली ली थी ना, तो ये देखो इसके इक्वल है, तो बस यही चीज़ हमने वहाँ पे यूज़ की है। तो ये टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम हो गया यहाँ से, तो बस उसको रिप्लेस कर दो सारी के सारी चीज़ों को। और हम यू को क्या मानते हैं, हम यू को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी आपको पता है, ये भी हम पहले सारा का सारा कर चुके हैं। ये देखो ये रहा ये 12 इक्वेशन, इसको तो ज़रूर याद रखना। तो पहले हमने क्या करना है, Ni EI को हमने U से रिप्लेस करना है, फिर U को किससे रिप्लेस करना है, इससे रिप्लेस करना है, तो आपकी इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट जो आपकी कटती हैं टर्म्स वो काट दो और ये इक्वेशन नंबर 26 बन जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 26 से आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ नेचुरल लॉग W इज सब्स्टिट्यूट करनी है, किसमें, बोल्ट्जमैन प्लैंक्स इक्वेशन में करनी है। आपका क्या होता है, S इज इक्वल टू KLN हम लेकर चले थे, तो आपको पता है इसमें जो KN है वो क्या हो सकता है, ये इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, R से। R क्या है आपका, गैस कांस्टेंट। तो आपकी जो इक्वेशन है वो एट लास्ट इसमें चेंज हो जाती है, एंट्रोपी वाली, बिल्कुल इसमें। तो ये आपका यहाँ पर एंट्रोपी और पार्टीशन फंक्शन का रिलेशन ख़त्म हो जाता है। बट इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर करना है तो एक बार और क्या होता है आपका स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन जो है आपका, वो एक बार देख लो। ये किस तरह से होता है आपका, नेचुरल लॉग n का फैक्टर इज इक्वल टू n नेचुरल लॉग n माइनस n। यहाँ पे क्या किया, k से मल्टीप्लिकेशन कर दी आपकी, फिर उसके बाद क्या किया है, जहाँ पर kn है उसको r से रिप्लेस कर दिया, तो ये इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद जस्ट आपकी क्या कर रखी है, रीअरेंजमेंट, या फिर ये वाली जो एक तरीके से ये वाली जो इक्वेशन है आपकी, यहाँ से तो ये सिर्फ क्या कर रखा है आपका, लॉग की प्रॉपर्टी सॉल्व कर रखी है, सिर्फ जस्ट ये वाली प्रॉपर्टी सॉल्व कर रखी है। तो ये जो दोनों इक्वेशन है अगर मैं 27 में पुट कर दूँ तो आपकी ये इस तरह से इक्वेशन बन जाती है। तो इन दोनों के एक बार आपको क्या करना है, जस्ट जो आपकी इक्वेशन ये 27 आती है इसमें पुट करके देखना और आपकी इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगी, जो कि इक्वेशन नंबर 30 बन जाती है आपकी। बस थोड़ी बहुत और रीअरेंजमेंट कर के आपका जितना भी आता है ये इस फॉर्म में आप लेकर आ सकते हो, या फिर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है आपकी। तो यह आपका सारा का सारा कौन सा है, पूरा टॉपिक आपका आता है ये एंट्रोपी एंड आपका पार्टीशन फंक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका वो क्या आता है, गिब्स फ्री एनर्जी एंड पार्टीशन फंक्शन। तो ये क्या होती है आपकी, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होता है आपका, जो कि किस लिए यूज आता है, used to calculate maximum reversible work that may be performed by thermodynamic system at constant temperature and आपका pressure।
ये क्या कैलकुलेट करता है? मैक्सिमम रिवर्सिबल वर्क जो कि एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम परफॉर्म कर सकता है कौन से कंडीशन पर? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो अगर गिब्स फ्री एनर्जी की बात करूं तो उसका एक्सप्रेशन क्या होता है? H माइनस टी एस इज इक्वल टू एच की जो इक्वेशन होती है उसको लिख सकते हैं U प्लस पी एस। तो ये इस तरह से आपकी इक्वेशन आ जाएगी। जो चीज़ कॉमन आती है इसको कॉमन ले लो, एक तरफ से ले लो और ये पी भी कर लो। अब आपको पता है 1 मोल ऑफ अगर आइडियल गैस में ले लूँ तो उसमें पी वी इज इक्वल टू किसके आता है? आर टी के इक्वल आता है। तो पी वी को रिप्लेस कर दो आर टी से, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 33 बन जाएगी। उसके बाद आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी और जो आपकी एंट्रोपी है उसकी इक्वेशन आप पहले निकाल चुके हो। तो बस वो आपकी इक्वेशन आपको क्या करनी है? आगे सब्स्टिट्यूट करनी है। ये U और S जो है आपकी इक्वेशन, ये आपको G वाली में पुट कर देनी है। तो बस पुट करोगे तो जो आपकी कटती हैं वो कटती रहेंगी, उनको काट दो और इस तरह से ये आपका 36 जो है इक्वेशन नंबर ये आपकी आ जाएगी, जो कि आपके किसको रिप्रेजेंट कर रही है? गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। उसके बाद आपका आता है 6th पॉइंट, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन कह लो। किसके साथ? पार्टीशन फंक्शन के साथ। तो वर्क फंक्शन आपका क्या है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ थर्मोडायनेमिक वर्क जो कि रिक्वायर होता है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए फ्रॉम सॉलिड। एक सॉलिड से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितना थर्मोडायनेमिक वर्क लगता है या फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं? आपका वर्क फंक्शन। वो जो वर्क रिक्वायर्ड होता है वो क्या है? वर्क फंक्शन। तो उसके बाद आपका जो वर्क फंक्शन है उसको किससे आपका डिनोट किया गया है? ए से। ए इज इक्वल टू U माइनस टी एस। इसमें बस आपकी ये जो इक्वेशन है इसमें आपको U और S वही सेम आपको क्या करना है? इसके अंदर आपके पुट कर देनी है, जो आप पहले निकाल चुके हो। पुट करो और इसकी वैल्यू निकाल दो। यहाँ पर U और S की आप पहले वाले में कर चुके हो, पता है आपको कि क्या वैल्यू होती है इसकी। बस वो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो और आपकी एक ही वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आता है आपका टॉपिक बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन। देखो ये वाला जो टॉपिक है ये आप 5th सेमेस्टर में भी एक बार कर चुके हो, बट फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ। आपके मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होती है वो किसकी वजह से होती है? किसके कंट्रीब्यूशन की वजह से होती है? आपकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की वजह से, न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से, वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से, रोटेशनल होगी और ट्रांसलेशनल। तो इन सारे जो आपकी ये जो एनर्जीज़ हैं इनके कंट्रीब्यूशन से एक मॉलिक्यूल के टोटल एनर्जी पता लगती है। अगर मैं किसी रियल मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये जो एनर्जी जो आपकी होती है ये इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे से, बट इनको इंडिपेंडेंटली ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रीट दीज एनर्जीज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। बट अगर जैसे हम स्टडी करते हैं इन प्रैक्टिस तो एनर्जीज आर कंसीडर्ड सेपरेबल, तो हम इसको सेपरेट करके चलते हैं या फिर मानकर चलते हैं एक तरीके से, या फिर इंडिपेंडेंट मान के चलते हैं एक दूसरे से। This approximation assumes that since the nuclei are, जो न्यूक्लियाई है आपका वो several thousand times आपका हेवियर होता है इलेक्ट्रॉन से, तो न्यूक्लियाई को क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, किस बिहेवियर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत स्लो मूव करता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका न्यूक्लियाई है उसको किस तरह से अज्यूम करेंगे कि वो एक स्टेशनरी है, और वाइल जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो फास्टर मूव करता है रिलेटिव टू देम। देयरफॉर अगर हम बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन की बात करते हैं तो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन है और जो न्यूक्लियर मोशन है वो इंडिपेंडेंट होते एक दूसरे के और उनको अलग अलग लेकर चलते हैं। इस हिसाब से टोटल एनर्जी जो होती है अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से वो ये लेकर चलते हैं आपकी, जिसमें आपकी सारी की सारी एनर्जीज प्लस हो जाती हैं। तो ये आपका बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन था, जिसको आप एक बार बुक में भी पढ़ लेना अच्छे से, पहले भी पढ़ चुके हो तो आपका हो जाएगा।